बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है और आज फिर एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यह है जी, इफ़ अ कोक वर्थ 5 coins एंड अ hen 3 coins and 3 chicks together 1 coin, then how many cokes, hen and chicks totaling 100 can be bought for 100 coins। सबसे पहले तो ये मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये डायफेंटाइन इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमने अरेंजमेंट इस तरह की करनी है कि हमारे पास एक डायफेंटाइन इक्वेशन बन जाए और उस डायफेंटाइन इक्वेशन को जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं रूटीन से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या उसने जो पूछा है उसका आंसर क्या आता है। अब स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ लें कि आपने फॉल्स खरीदने हैं, ठीक है। आपने 5 कॉइन्स में एक कॉक की वैल्यू है और एक हैन की वैल्यू 3 कॉइन्स है, ठीक है। और एक कॉइन में आपके पास 3 चिक्स आते हैं, ठीक है। और आपने ये बताना है कि अगर आपके पास टोटल 100 कॉइन्स हों तो उसमें आप कितने कोक, कितने हैन और कितने चिक्स ख़रीद सकते हैं, जबकि शर्त यह है कि आप टोटल फाउल्स जितने ख़रीदें वो आपकी तादाद इन तीनों को मिला के तादाद जो है वो 100 होनी चाहिए। कॉइन्स भी आपके पास, टोटल मनी जो है वो भी 100 है और जो परिंदों की तादाद है वो भी आपके पास 100 है। 100 से ऊपर आपने तादाद में नहीं ख़रीदने, लेकिन उसमें ये आपकी चॉइस है कि कितने आप हैंस लेते हैं, कितने आप कोक लेते हैं और कितने आप चिक्स लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये जज करना है कि आपने 100 कॉइन्स में टोटल तादाद फाउल्स की 100 करनी है और उसमें हर फाउल को कितनी तादाद में डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह हमारी जो टेक्निक है सॉल्व करने की ये उस पर डिपेंड करेगा। अब आप ये देखें, आपके पास नेक्स्ट सोल्यूशन में देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम सपोज़ कर लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सपोज़ कर लें कि जितने भी 100 कॉइन्स के अंदर हमने कॉक ख़रीदने हैं, इसमें आप ये सपोज़ करते हैं कि हम जितने भी हमने कोक ख़रीदने हैं उनकी तादाद जितनी 100 कॉइन्स के अंदर आती है और जितनी टोटल 100 फाउल्स को कवर करती है, सपोज़ करें कि इसमें हम एक्स कोक ख़रीद सकते हैं और जो हैन की तादाद है वो हमारे पास वाई है, ठीक है। और इसी तरह से चिक्स कितने ख़रीद सकते हैं, आप सपोज़ करें कि जी तादाद में आप चिक्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। अब ये आपके सामने है एक्स कोक और वाई हैन और जी जो है वो चिक हम ख़रीद सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सपोज़ कर लिया है कि कोक की तादाद जो है, नंबर ऑफ़ कोक्स जो हैं वो आपके पास एक्स हैं, तो फिर जितने आप 100 कॉइन्स के अंदर और 100 फाउल्स को कवर करने के लिए आप एक्स कोक ख़रीदते हैं, तो फिर एक्स कोक की जो प्राइस है वो क्या बनती है। देखिए, आपके पास एक कोक की प्राइस उसने दी हुई है 5 कॉइन्स है, तो आपने अगर एक्स तादाद ख़रीदनी है तो आप उस जो आपके पास एक कोक की तादाद है, सिंगल यूनिट की जो तादाद है, जो प्राइस है वो आप उसको उसकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यूनिट प्राइस को आप एक्स तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्स कोक की प्राइस आ जाएगी जो कि है आपके पास 5x। सिमिलरली अगर आपके पास वन हैन जो है वो वर्थ करती है 3 कॉइन में, तो आप उसकी तादाद को यानी कि वाई हैन को आप उसकी सिंगल यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपके पास 3 है। तो आपके पास आप देखेंगे कि तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्राइस आती है वाई हैन की वो 3y है, यानी कि अगर हैन तादाद में y हों तो आपके पास जो उनकी प्राइस बनती है वो बनती है जी 3y। सिमिलरली चिक की तादाद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसने कहा है कि 1 कॉइन के अंदर 3 चिक्स आ जाते हैं, तो सिंगल चिक की तादाद उसने आपको नहीं बताई है। तो इसके लिए पहले आप सिंगल चिक की तादाद जो है वो देख लें। देखिए, 1 कॉइन में अगर आपके पास 3 चिक आते हैं तो 1 चिक जो है आपके पास 1/3 कॉइन में आएगा, यानी कि एक कॉइन का थर्ड पार्ट जो है उसमें आप एक चिक ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ से एक चिक की जो प्राइस आपके पास निकलती है वो 1/3 कॉइन निकलती है।
तो 1/3 कॉइन को अगर आप चिक की तादाद से मल्टीप्लाई करें, जो कि आपने जी सपोज़ की है, तो आपके पास बनता है जी z/3। ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है z/3। तो कितने चिक्स आपने, अगर आपने चिक ख़रीदे हैं, जी चिक्स ख़रीदे हैं, तो उनकी जो टोटल प्राइस बनेगी 100 कॉइन के अंदर जो कवर करेंगे हम, वो z/3 बनेगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको जो हमने सपोज़ किए हैं इनकी तादाद फाउल्स की, वो भी मैंने आपको बता दी, और दूसरा मैंने आपको इन सपोज्ड तादाद की प्राइस भी यहाँ पे हमने जो है वो क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास क्या है, हमने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, देखें, अगर आप ये जो तादाद है, ये जो नंबर ऑफ़ फाउल्स है, आपने इसे ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स आपके पास कोक, वाई हैन और जी चिक्स हैं, तो आपने टोटल कितने फाउल्स ख़रीदने हैं, वो टोटल 100 तादाद, नंबर ऑफ़ जो है आपके पास फ़ाउल होने चाहिए वो 100 होने चाहिए। तो आपने तीनों फाउल्स की तादाद को ऐड किया, यानी कि उनके नंबर को ऐड किया, तो आपके पास टोटल 100 नंबर आना चाहिए। एक जो इक्वेशन आपके पास बनी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद कॉस्ट इक्वेशन या प्राइस इक्वेशन बनाते हैं। ये नंबर इक्वेशन है, यानी कि ये तादाद को शो करिए, ये इक्वेशन, कि आपके पास तादाद जो है फ़ाउल की वो 100 होनी चाहिए, जो कि इन 3 तरह के फ़ाउल्स को ऐड करके बनती है। इसके बाद तीनों फ़ाउल्स की प्राइसेस को ऐड करते हैं। देखिए जी, पहला जो फ़ाउल आपके पास एक्स तादाद में है वो है हैन कोक, और उसकी प्राइस आपके पास बनती है 5x। अगर आपके पास वाई हैन हो तो उसकी प्राइस बनती है 3y, और अगर आपके पास जी चेक हों तो उनकी प्राइस आपके पास बनती है z/3 जो है वो कॉइन्स। अब ये कॉइन्स हैं, ये आपके पास अमाउंट है। तीनों फाउल्स की अमाउंट्स को ऐडअप करके आपके पास जो अमाउंट आनी चाहिए वो 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि हमने इनकी अमाउंट को ऐड किया और हमारे पास 100 आया। ये आपके पास प्राइस इक्वेशन हो गई, ये आपके पास इनकी नंबर इक्वेशन होगी, यानी कि इनकी तादाद की इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। इसमें आपने करना क्या है, क्योंकि डाइफेंटाइन इक्वेशन में हमें 2 वेरिएबल्स नज़र आते हैं, तो हमने इस तीसरे वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देना इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जी को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दें। एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। जो भी एलिमिनेशन का तरीका आपको आता है, आप उस तरीके से जी को इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर दें। ये देखिए जी, आपने क्या किया, आपने इक्वेशन नंबर 1 में से z की वैल्यू उठाई, जो कि आपके सामने ये है। आपने z की वैल्यू निकाली, इसको उठा के आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी वो है आपके पास 7x + 4y = 100। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से z को एलिमिनेट करने से आई है। आपकी मर्ज़ी, आप इक्वेशन नंबर 2 में से जी की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दें, या 1 में से जी की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दें, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से जी की वैल्यू फाइंड आउट की, और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो इक्वेशन नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जी एलिमिनेट हो गया है और एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। अब ये इक्वेशन जो है ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डाइफेंटाइन इक्वेशन के तरीके से। इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्स है जी नंबर ऑफ कोक, और वाई है जो वो नंबर ऑफ़ हैन है। हम कोक और हैन की वैल्यू की नंबर तादाद फाइंड करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंगली हम जी भी फाइंड कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारे पास इक्वेशन है जी 7x + 4y = 100। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब आपने क्या करना है जी, आपने इस इक्वेशन को, जैसे डाइफेंटाइन को सॉल्व करते हैं, 7 और 4 ए और बी की जगह जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by = c। सबसे पहले हम a और b का GCD लेते हैं। 7 और 4 का GCD लिया, वो 1 आया, एंड 1 जो है वो c यानी कि 100 को डिवाइड करता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारी डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है। अब इक्वेशन 3 जो डाइफेंटाइन इक्वेशन थी वो सॉल्वेबल है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनका जो GCD निकाला है वो इक्वेशंस बनानी है, GCD वाली इक्वेशन, जो कि हम बनाते हैं आइलर्स यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से 7 को हमने 4 से डिवाइड किया, चेन रूल जो हमारा होता है उससे हमारे पास रिमाइंडर, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास रिमाइंडर 3 बचता है। फिर उस रिमाइंडर को आपने रखा और 4 को उस रिमाइंडर से डिवाइड किया, तो आपके पास नेक्स्ट सेकंड रिमाइंडर आता है 1, और फिर 3 को उस सेकंड रिमाइंडर से डिवाइड किया, तो आपके पास फाइनल रिमाइंडर आता है 0। ये जो सेकंड लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 से आप बैकवर्ड चलना शुरू हुए। ये देखें जी, आप इक्वेशन नंबर 4 से 1 की वैल्यू निकाली, चूँकि 1 हमारा GCD है। 1 की वैल्यू निकाली,
और 1 की वैल्यू निकालने के बाद 3 को बैक सब्स्टिट्यूट किया। ये देखें 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हुई है, उसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो सॉल्व्ड फॉर्म बनी, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी, वो ये थी। अब देखिए हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी 7x + 4y = 100। तो यहाँ पे हमारे पास 7 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 100। 100 नहीं है, 100 को मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो आपके पास ये बन गया 7 इंटू ब्रैकेट जिसके अंदर -100 है और 4 इंटू ब्रैकेट जिसके अंदर 200 है इज इक्वल टू 100। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली मैच कर रही है हमारी ओरिजिनल डायफेंटाइन इक्वेशन से। अब इसमें x की जगह आपके पास -100 आपको नज़र आ रहा है और y की जगह आपको 200 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आपके पास निकली हैं ये आपके पास, हम हमेशा जैसे कि डायफेंटाइन इक्वेशन में हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब मैं हमेशा कहती हूँ जो बिल्कुल फर्स्ट वैल्यूज़ आती हैं उनको हम इनिशियल वैल्यूज़ कह देते हैं। तो x0 की जगह जो यहाँ पे वैल्यू है वो है -100, वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, और y0 की जगह जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास y की इनिशियल वैल्यू है। अब इन इनिशियल वैल्यूज़ को उठा के हमने जनरल सोल्यूशन में पुट करना होता है। जनरल सोल्यूशन अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि देखें जी, जनरल सोल्यूशन की वैल्यू होती है x प्राइम इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, x प्राइम इज़ इक्वल्स टू x0 - b/d टाइम्स t। इस फॉर्मूले के अंदर जब आप पुट करते हैं x0 की वैल्यू तो -100 है, माइनस फॉर्मूले का होता है b आपके पास, यहाँ पे आप देख लें b क्या है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया b जो है वो हमारे पास +4 है, तो b की जगह +4 लगेगा, माइनस फॉर्मूले का है, और d हमारा वैसे ही 1 है और t हमारा यहाँ पे एज इट इज़ लगेगा। सिमिलरली आपने जनरल इक्वेशन y प्राइम की बनाई, y प्राइम इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस c/d टाइम्स t। तो y0 आपके पास 200 है, c आपके पास जो है वो 7 है, d आपके पास वैसे ही 1 है और t आपके पास वैसे ही इंटीजर है, आप t को एज इट इज़ रखेंगे। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म आ जाती है, ये जनरल सोल्यूशन की फॉर्म है जिसमें आप x और y की जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये देखें जी, जनरल सोल्यूशन आपके पास आ गया। जनरल सोल्यूशन के साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे z को भी फाइंड करना चाहें, चूँकि जनरल सोल्यूशन आप x प्राइम और y प्राइम, यानी कि x और y की जनरल वैल्यूज़ आप फाइंड कर चुके हैं, इसके साथ ही साथ आप z की भी जनरल वैल्यू करस्पॉन्डिंगली अगर फाइंड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने कैसे की, आपने जो z की वैल्यू इनिशियली निकाली थी वो आपने निकाली थी 100 - x - y। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू निकाली थी और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था तो z की वैल्यू थी 100 - x - y। अब चूँकि जनरल सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो इसलिए मैं z को z की बजाय z प्राइम लिख दूँगी, ताकि यहाँ पे x प्राइम और y प्राइम जो कि जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली z का भी जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, जो कि 100 - x - y। तो x की जगह आप यहाँ x प्राइम और y प्राइम लिख दें। ठीक है, अब x प्राइम की वैल्यू आपके सामने है -100 - 40 और y प्राइम की वैल्यू 200 + 70 है। ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद c प्राइम की जो जनरल सोल्यूशन आता है वो आपके पास -3t आता है। अगेन t यहाँ पे क्या है, t वही है जो यहाँ x प्राइम और y प्राइम में t है, यानी कि t आपके पास कोई भी इंटीजर है। अब ये जनरल फॉर्म्स आपके पास आ रही हैं x, y एंड z की, लेकिन इसमें आपको पता है कि x, y और z है क्या, ये कोक, हैन और चिक्स की तादाद है, और हमारे पास तादाद हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तादाद किसी भी चीज़ की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट्स वाई हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है इस जनरल सोल्यूशन में कि हमारे पास x, y और z प्राइम के जो भी आंसर्स आएँ वो पॉजिटिव आने चाहिए। अब आप ये देखें, ज़ाहिर है ये सब वैल्यूज़ t के ऊपर डिपेंड करती हैं, t के ऊपर कौन सी t की इंटेग्रल वैल्यूज़ मैं यहाँ इंसर्ट करूँ कि मेरे पास x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम जो है पॉजिटिव बन जाए। तो उसके लिए वही तरीका जो हम डायफेंटाइन इक्वेशन में किया करते थे कि पहले हम, चूँकि z तो एक अलग चीज़ है, z को साइड पे रखें क्योंकि हमारे पास नॉर्मली डायफेंटाइन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होती है, हम x प्राइम और y प्राइम को भी कंसिडर करते हैं। अब देखें जी, t की मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए x प्राइम भी पॉजिटिव हो जाए और y प्राइम भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये जो जनरल वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इन जनरल वैल्यूज़ को मैं इसकी जगह पुट करती हूँ। देखिए, मैं बेसिकली ये फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि मुझे t की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ इंसर्ट करनी चाहिए जिससे x, y और c जो है पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए x प्राइम की वैल्यू को मैंने पॉजिटिव और साइमल्टेनियसली y प्राइम की वैल्यू को भी पॉजिटिव रखा। वहाँ से जो t के आंसर्स आएंगे उन दोनों को कंबाइन करके मैं अपना t की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। देखिए जी, इसको सॉल्व करके हमारे पास t की जो वैल्यू आई है वो बताती है, t जो है वो अगर लेसर देन इक्वल टू -25 होता है तो हमारे पास x प्राइम पॉजिटिव होता है, और यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर t हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू -28.5 होता है तो हमारे पास y प्राइम जो है
वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं और देखें जी नंबर लाइन पे हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हमें ये बताता है कि अगर t -25 से अगर हम शुरू करें, फॉर एग्जांपल ये हमने -25 रखा और करते कराते हम कहाँ गए -28.5 पे। देखिए -28.5 बिकॉज t की वैल्यू इंटीजर है तो 0.5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम -28 तक ही जाएंगे। देखिए आपका t जो है वो -28.5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -28.5 से जो ग्रेटर जस्ट इंटीजर बनता है वो आपके पास बनता है -28। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, -25 से किया और -28 तक है। इसका मतलब है एक तरफ आपको ये हिस्सा बता रहा है कि आपका t -28 से है या -28 से ग्रेटर है। इसका मतलब है t की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है और इसके राइट साइड तक पे मूव करती है, जबकि ये आपको बता रहा है कि आपकी t की वैल्यूज़ या तो -25 हैं या -25 से भी लेस है। इसका मतलब है कि आप -25 तक स्टॉप हो जाते हैं, -25 से लेस ये लेफ़्ट साइड पे है। इसका मतलब है -25 एंड -28 तक आपकी t की वैल्यूज़ जो है रोटेट करती हैं, यानी कि आपकी t की वैल्यूज़ ये 4 नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं जिस पे आपको x प्राइम और y प्राइम साइमल्टेनियसली पॉजिटिव मिल सकते हैं। अब जिन वैल्यूज़ पे आपको x प्राइम और y प्राइम साइमल्टेनियसली पॉजिटिव मिलेंगे उन्हीं वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए हम z प्राइम भी फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि उन्हीं 4 वैल्यूज़ के ऊपर हमें z प्राइम भी पॉजिटिव मिलता है, यानी कि x, y और z तीनों की तादाद सेम वैल्यूज़ पे हमें पॉजिटिव मिलती है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये देखें जी, हमने लिखा है x प्राइम जो जनरल सोल्यूशन है, y प्राइम एंड z प्राइम, ये तीनों इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख ली हैं और t की जो वैल्यूज़ हैं -25, 26, 27, 28, ये 4 t की इंटेग्रल नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। आपने सबसे पहले t की -25 वैल्यू इन तीनों में पुट की और आपके पास x का आंसर 0, y का 25 एंड z का 75 आया। इसी तरह से 26 पे -26 पे आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव, -27 पे तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव और इसी तरह से -28 पे आपके पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आ जाती हैं। आपके पास बस यही पेयर ऑफ सोल्यूशंस है, मतलब आपके पास जो पेयर ऑफ सोल्यूशंस बनते हैं वो आपके पास बनता है पहला पेयर ऑफ सोल्यूशन 0, 25 एंड 75, ये देखें, और दूसरा पेयर ऑफ सोल्यूशन 4, 18 एंड 78, तीसरा 8, 11 एंड 89 सॉरी, उसके बाद 12, 4 एंड 84। ये आपके पास पॉसिबल तादाद है, यानी कि नंबर ऑफ़ कोक अगर आप 0 लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ हैन 25 लेनी पड़ेगी और नंबर ऑफ़ चिक्स आपको 75 लेने पड़ेंगे, तो इनकी टोटल अमाउंट जो है वो 100 होती है और टोटल तादाद भी आप इनको एडअप कर सकते हैं, ये आपको 100 ही देगा। सिमिलरली जब आप 4 कोक और सेलेक्ट करते हैं तो आपको 18 हैन लेनी पड़ेंगी और 78 चिक लेने पड़ेंगे, तो टोटल इनको करें आप इनकी तादाद को तो आपके पास टोटल 100 आएगा। और इनकी अमाउंट भी आप चेक कर सकते हैं, 4 को जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 कोक की प्राइस से जो कि आपके पास 5 है, 18 को जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 हैन की प्राइस से जो कि आई थिंक आपके पास 3 है, और 78 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 चिक की तादाद से जो कि आपके पास आई थिंक 1/3 है। इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, जो आपके पास कॉइन्स टोटल आएंगे आप देखेंगे वो भी आपके पास 100 ही आएंगे। इसी तरह से अगर आप 8 कोक सेलेक्ट करते हैं तो 11 हैन लेनी पड़ेंगी और 89 चिक्स। सिमिलरली 12 अगर आप कोक लेते हैं तो 4 हैन और 89 आपके पास चिक्स आएंगे। तो ये है वो आपके पास जनरल सोल्यूशन, जो कि बज़ाहिर एक इक्वेशन स्टेटमेंट वाली इक्वेशन जो कि जिसमें कहीं भी नहीं लग रहा था कि डायफेंटाइन इक्वेशन है, बट एक्चुअली हमने उसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये इक्वेशन भी डायफेंटाइन इक्वेशन है, जिसमें इट्स मीन टू बी दिस, अगर 3 वेरिएबल्स आपके पास साइमल्टेनियसली आएँ तो आप उन 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डायफेंटाइन के 2 वेरिएबल इक्वेशन में।